हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 26 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ये जो सेशन है काफ़ी डिटेल में होने वाला है और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा नाम है विकास शर्मा। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात अगर की जाए तो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब आप लोग लिखकर बताएगा और जो पूरी पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। हाउ मैनी टोटल पद्म अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर दिस ईयर 2026? आपको बताना है कि वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है वो यहाँ पर स्वीकृति जो है वो की गई, अप्रूव किए गए हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर्स हैं वो हैं 131। अब ये जो 131 है इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके पद्म विभूषण है, मैं ऐसे आपको बताऊंगा पद्म विभूषण, ठीक है? तो आप ऐसे यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये है नंबर 5 और जो पद्म भूषण है वो है आपके 13 और जो पद्म श्री हैं वो हैं आपके 113। तो इतने अवार्ड जो हैं वो यहाँ पर हैं। अगर इस पूरे डेटा की बात की जाए तो इस बार जो है 19 जो वुमेन हैं इनको यहाँ पर दिया गया है। 6 ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं, एनआरआईज हैं, उनको यहाँ पर जो है शामिल किया गया है इस पूरी लिस्ट में, ठीक है? तो ये जो आंकड़े हैं वो आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 5 पद्म विभूषण है और 5 पद्म भूषण है और 113 जो है वो पद्मश्री अवॉर्डीज यहाँ पर हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपसे एग्जामिनेशंस में ये दोनों डेटा तो पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पद्म विभूषण और 13 लोगों को पद्म भूषण दिए गए। और ये जो 113 की लिस्ट है इसमें आपको कुछ चुनिंदा नाम ही जो है वो यहाँ पर याद रखने हैं। अब जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है? जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति भवन में ये पूरी सेरेमनी होती है, वहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है? अब इनका जो नॉमिनेशन है वो प्रक्रिया ऐसी होती है कि इनका जो है नॉमिनेशन होता है, उसके बाद में एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई जाती है। उसमें जो है ये लोग ओवरऑल देखते हुए जो है उनको चयन करते हैं, ठीक है? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है पॉस्थ्यूमस का मतलब क्या होता है? पॉस्थ्यूमस का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको अवार्ड दिया गया लेकिन अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो कुछ मरणोपरांत जिसको बोलते हैं, तो वो पॉस्थ्यूमस अवार्डीज जो है उनकी यहाँ पर बात भी की गई। तो 16 ऐसे लोग हैं जिसको पॉस्थ्यूमसली इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है? अब पद्म विभूषण में 5 ऐसे लोग हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, तो इनका नाम ये आर्ट जगत से आते हैं, महाराष्ट्र से। और श्री केटी थॉमस, ये पब्लिक अफेयर्स केरला से हैं। और एन राजम हैं, ये आर्ट से हैं, उत्तर प्रदेश से। और श्री पी नारायण हैं, ये हैं लिटरेचर एंड एजुकेशन से, केरला से। और श्री वी एस जो है अच्युतानंदन जो है ये पब्लिक अफेयर्स हैं, मतलब कि लोगों की सेवा में थे, लाइक पॉलिटिक्स वगैरह, तो केरला से हैं। तो केरला से 3 ऐसे लोग हैं जिसको पद्म विभूषण इस बार दिया गया है। और जो पद्म भूषण अवार्डीज़ हैं इनकी लिस्ट भी बड़ी है। इसमें अलका याग्निक हैं, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी हैं और कलीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी, तो ये हैं तमिलनाडु से, ठीक है? केरला से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको केरला तमिलनाडु से शामिल इस लिस्ट में किया गया है, ठीक है? पॉस्थ्यूमस वाले तो जरूर से जरूर कर लेना क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। पीयूष पांडे, इनको आर्ट जगत से मिला है। और इसमें जो उदय कोटक है इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है, महाराष्ट्र से, पद्म भूषण, ठीक है? तो ये है। और 113 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है। जो पूरी लिस्ट है वो मैं बाकी करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर हमारी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि क्वाड नेशंस ने लॉन्च किया है अ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव वर्थ हाउ मच? तो जो क्वाड देश हैं उन्होंने हाल ही में कितने डॉलर की जो क्रिटिकल मिनरल्स है इस तरीके की जो पहल शुरू की है, तो ये $20 बिलियन जो है इसकी एक इनिशिएटिव जो है वो क्वाड जो नेशंस हैं इसके द्वारा लिया गया है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो क्वाड ने क्या किया है, जो क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है, जब इसको शुरुआत की है ताकि जो मिनरल्स की सप्लाई चेन है ना इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जो है ये 4 लोग मिलकर चला रहे हैं इस क्वाड को। तो
तो आपसे पूछा सकते हैं कि क्वाड नेशंस में कौन से 4 लोग हैं, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये लोग क्वाड में हैं और इनका मेजर यही है कि जैसे आपने देखा होगा कि ईवी बैटरी और जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके लिए जो सेमीकंडक्टर इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रखना। ठीक है, तो ये है, तो इसके लिए इन्होंने क्वाड जो क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क है इसकी शुरुआत की है। और अभी जो ये 11वीं क्वाड की बैठक होती है न्यू दिल्ली में, तो उसमें ये हुआ है और $20 बिलियन तक का जो है इसमें सपोर्ट है। तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों इन्वॉल्व है और मेजर जो फील्ड है वो यही होगा कि सेमीकंडक्टर और जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें जो बैटरी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, क्वाड जो बना था 2007 में और 2017 में ये फिर से एक्टिव हो गया था। ठीक है, Which framework have India and the United States signed to secure the critical minerals supply chain? तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि भारत और जो अमेरिका है ना, इन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, अभी आपने देखा कि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, ये भारत आए हुए हैं और दिल्ली में जो है ये साइन हुआ जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इनके साथ में। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम किसी एक देश जैसे चीन पर हम निर्भर ना रहें और अपनी टेक्नोलॉजी व डिफेंस के लिए जो चीज़ों को सुरक्षित रखें। तो ये जो है क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ जो है इसके लिए इन्होंने जो है अभी एक साइन किया हुआ है। तो ये सप्लाई चेन ताकि हम किसी और देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और अपना हम काम जो है वो चला सकें। ठीक है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी एक एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है इसका टाइटल यहाँ पर रखा गया। और दूसरी चीज़ क्या है, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है मार्को रूबियो, तो इन दोनों का यहाँ पर इससे हस्ताक्षर हुए और इनके साथ में जो है ये सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं। और अभी जो 11वीं क्वाड की जो बैठक है तो उस दौरान जो है ये काफ़ी सारे अलग अलग समझौते हो रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। अभी आपने देखा कि चीन की जो मार्केट मोनोपोली है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे बचना और अपनी सप्लाई चेन को जो है अलग तरीके से इस्टेब्लिश करना, इसके लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने इन चीज़ों को शामिल यहाँ पर कर रखा है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि चीन ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो यहाँ पर भेजा है। तो चीन ने अपने जो टियांगोंग स्पेस स्टेशन पर 3 जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको यहाँ पर भेजा है, जिसमें से पहली बार पूरा 1 साल तक जो है वो वहाँ पर रहेंगे। तो इस मिशन का उद्देश्य यह समझना है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से इंसान के शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो आपको पता होगा कि जो चीन है वो 2030 तक चांद पर इंसान भेजने का जो इनका मून लैंडिंग गोल है उसको पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम जो है वो यहाँ पर उठा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने 1, 2, 3 पर्सन्स को जो है ये भेजा जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, स्पेस स्टेशन में, तो ये लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसका जो मिशन का नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इस मिशन का नाम रखा गया है ये है शेनझाओ 23। ठीक है, तो ये मिशन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका जो शेनझाओ स्पेसक्राफ्ट है और एक लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट है, उससे इस मिशन को जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इस मिशन के लिए जो है ये चाहते हैं कि 2030 तक हम अपना जो मून लैंडिंग, जो मैन मून लैंडिंग है, इसको हम आगे अचीव कर पाएँ। तो उसके लिए इन्होंने लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब 1 साल तक ये जो 3 एस्ट्रोनॉट हैं इनको वहाँ पर रखा जाएगा। फाइन। PMAJAY योजना किन 3 पुरानी योजनाओं का जो है विलय है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि PMAJAY स्कीम इज़ अ मर्जर ऑफ विच ऑफ द 3 जो है ये 3 स्कीम्स हैं, इनका विलय हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सी 3 योजनाओं का जो है इसमें विलय शामिल किया गया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि PMAGY और SCA2 SCSP एंड BJRCY, इन तीनों को आप समझ लें थोड़ा सा। अभी क्या हुआ है कि जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया PM अजय पोर्टल एंड द अजय मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस इनिशिएटिव के बाद में इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो अनुसूचित जाति जो अभ्युदय
योजना है PMAGY, तो इसको इन्होंने जो है आगे अभी डिजिटल इन्वायरमेंट में इसको किया है। और इस स्कीम में बेसिकली क्या होगा कि जो पहले जो अलग अलग इनिशिएटिव थे, तो उसमें जो आपके सोशल जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होंगे, तो इनके लिए इन्होंने मर्ज किया है 3 स्कीम्स को। द प्रधानमंत्री एंड द आदर्श ग्राम योजना ये है, और स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान जो है ये है, और बाबू जगजीवन राम जो छात्रावास योजना है। तो इन तीनों को मर्ज करके अब इन्होंने PM अजय पोर्टल जो है ये योजना लॉन्च की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब तीनों पुरानी योजनाओं को मिलाकर जो है वो एक कर लिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि PMAGY का पूरा नाम क्या है, कौन कौन सी 3 योजनाएं हैं जिनको मिलाकर ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसे जो है ये MCQs जो है वो एग्जामिनेशन में आपके पूछे आ सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं PFRDA। तो PFRDA ने अभी एक नई कमेटी बनाई है जो पेंशन का जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसके निवेश के नियमों को जो है वो यहाँ पर चेक करेगी। तो इस कमेटी के जो हेड हैं इनका नाम है नीलेश शाह। तो नीलेश शाह, और ये देखेंगे कि जो NPS में प्राइवेट इक्विटी या AIF जैसे और नए तरीके से कैसे शामिल किया जा सकता है। इसका मकसद ये है कि पेंशन पाने वाले को लंबे समय तक ज़्यादा मुनाफा मिले और उनका पैसा जो है वो सुरक्षित भी रहे। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो पूछे आ सकते हैं। तो इनका नाम है नीलेश शाह, ये बनाए गए हैं जो इस कमेटी के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इनके द्वारा। ठीक है, जो ये NPS के लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क किया है, तो इसके जो चेयरमैन है वो आपसे पूछे आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो PFRDA है, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि NPS में निवेश के जो नए अलग अलग विकल्प हैं इनको बढ़ाने के लिए ये जो कमेटी बनाई गई है। अब ये क्या करेगी कि जो इसका निवेश है ना, तो उसको नए तरीके से प्राइवेट इक्विटी को जोड़कर जो है जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके रिटर्न को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। और NPS जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जो 2014 से चल रही है, 2004 में आई थी। और 4 तरह के जो एसेट्स क्लासेस हैं, तो इसमें जो है अलग अलग निवेश की सुविधा इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जाता है। ओके, कमेटी की लीडरशिप पूछेगी, कोर ऑब्जेक्ट कितना है, और इसमें करंट कैप में देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स हैं वो कैप्ड विद 75% इक्विटी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो वो है डिफॉल्ट कैप वो है 50% यहाँ पर। विच इंडियन ग्रैपलर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मैंस ग्रेक रोमन 63 kg कैटेगरी एट द एशियन अंडर 23 रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो अभी क्या हुआ है कि वियतनाम के दा नांग में जो है एशियन अंडर 23 रेसलिंग चैम्पियनशिप होती है, और भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन करा। यहाँ पर 8 मेडल अपने नाम पर किए। इन 8 मेडल में जो है एक तो 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज है। तो आपसे कहा गया है कि कौन से भारतीय पहलवान हैं, तो सुमित जो दलाल हैं, तो इन्होंने जो है यहाँ पर गोल्ड जीता। ठीक है, 63 किलोग्राम के वर्ग में। और जो मानसी लाटर हैं इन्होंने 68 kg में जो है वो यहाँ पर जो फ्री स्टाइल होता है ना, इसमें इन्होंने जो है वो जीता है, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और काजल डोचक ये 76 के फ्री स्टाइल में। तो ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड यहाँ पर जीता है। तो इनका डिटेल आपको पता होना चाहिए। एक है मानसी जो है लात्रा 68 kg, और साथ में जो सुमित दलाल है ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, 2 लोग ये हो गए, और एक है काजल। ठीक है, तो इन लोगों ने इतने इतने वर्ग में इन्होंने गोल्ड जो है वो यहाँ पर जीता है। सिल्वर की बात की जाए तो स्वीटी 50 kg और नेहा सांगमान 59 kg। तो मैं आपको इनका भी डेटा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप ये भी नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो सरकार की जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है, तो उन्होंने राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये राजीव सिंह। ठीक है, और राजीव सिंह की बात की जाए तो 1993 बैच के एक सीनियर IPS अधिकारी हैं, और जो अभी रिसेंट में ये मणिपुर के जो DGP हैं उनके रूप में जो है ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि जो सेक्रेटरी है ना सिक्योरिटी के, वो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है SPG के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। तो इस वजह से जो है ये चीज़ काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो SPG के हेड के रूप में जो है ये सेक्रेटरी रहते हैं सिक्योरिटी के, और ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी SPG कमांडोज करते हैं। तो उसमें जो है इनको अभी जगह यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द कैबिनेट होती है, तो इन्होंने
ने जो है इसका अप्रूवल यहाँ पर किया है कि अब राजीव सिंह जी जो है वो सेक्रेटरी होंगे सिक्योरिटी में, कैबिनेट सेक्रेटरी में। ठीक है। मेडिकल इनोवेशन पेटेंट, मतलब जिसको हम बोलते हैं मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र, तो इस पहल के रेफरेंस में हाल ही में आईसीएमआर द्वारा कितने सार्वजनिक स्वास्थ्य जो प्रौद्योगिकियां हैं, पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनको जो है उद्योग जगत को हस्तांतरित यहाँ पर किया गया है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आईसीएमआर ने नई दिल्ली में जो मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र है, तो इसमें बेसिकली एक इनका एक कनेक्ट नाम का एक बड़ा इवेंट जो है अभी रिसेंट में हुआ था। तो इसका मकसद था कि जो लेबोरेटरी में बनी रिसर्च है इसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना, ताकि आम लोगों के लिए सस्ती दवाइयां और मेडिकल डिवाइस जो है वो यहाँ पर मिल सकें। तो इस इवेंट में क्या होता है कि 41 नई तकनीकी जैसे कि नई टेक्नोलॉजी हैं जिसमें वैक्सीन और डायग्नोस्टिक किट है, तो इनको जो है कंपनियों को यहाँ पर सौंपा गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे फिगर्स में पूछा जा सकता है कि इस इवेंट में कितनी टेक्निक्स हैं, तो ये 41। ठीक है। तो टोटल 41 टेक्नोलॉजीज हैं, इनको ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें वैक्सीन्स हैं टाइफाइड की और पैराटाइफॉइड है, और डायग्नोस्टिक होंगे ट्यूबरकुलोसिस के एम और एमपॉक्स के, जापानीज़ जो एंसेफ्लाइटिस है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है लगातार काम किया जाए। तो 41 टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने यहाँ पर लिया है। ठीक है। और जो आईसीएमआर है ये इसका आयोजक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल जो रिसर्च है, ये भारत का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तो नई दिल्ली में अभी ये बेसिकली हुआ है, और इसमें 41 जिसमें वैक्सीन, डायग्नोस्टिक और मेडिकल डिवाइसेज जो है ये कुल टेक्नोलॉजी शामिल होंगी। डिजीजेस जो है जैसे कि टीबी हो गया और एमपॉक्स हो गया, जापानीज़ एंसेफ्लाइटिस है, और पहली बार जो मंकी फीवर KFD, तो और जो चांडीपुरा वायरस है ना, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर इसमें जो है शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो पेटेंट मित्र है ये बेसिकली है कि जो रिसर्चर्स हैं इनको पेटेंट फाइल करने में मदद जो करने वाली आईसीएमआर है, तो इसकी एक सर्विस जो सपोर्ट है तो वो है पेटेंट मित्र। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पेटेंट मित्र इसमें है क्या। ठीक है। और जो I2I कॉन्टैक्ट है, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि लैब से इंडस्ट्री तक पहुंचाना, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री कनेक्ट। ठीक है। तो I2I ये कनेक्ट है बेसिकली। सेंट्रल गवर्नमेंट extended the tenure of the narcotics कंट्रोल ब्यूरो NCB चीफ अनुराग गर्ग अंटिल व्हेन। तो अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB, तो इसके महानिदेशक जो अनुराग गर्ग है, इनका कार्यकाल जो है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने जो है 31 जुलाई 2027 तक कहा है कि अब जो है वो इस पद पर यहाँ पर बने रहेंगे। ठीक है। अब जो अनुराग है, अगर ये एक बहुत ही सीनियर कैडर के जो IPS अधिकारी हैं, और इनकी अगर बात की जाए तो अब इनको डायरेक्टर जनरल DG जो है वो नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है NCB, तो उसका इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अब जो 31 जुलाई 2027 तक जो है वो इस पद पर रहेंगे, सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है। और जो ये NCB है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स है, इसके कंट्रोल में बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। What percentage increase was recorded in India's post revenue in financial year 2025-26 compared to the प्रीवियस ईयर। तो आपसे क्वेश्चन कहा गया कि जो इंडिया पोस्ट है, तो इन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी कमाई करके एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया। तो सबसे पहले जो कमाई है वो है 15,373 की। तो अगर पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पर मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 12.4% है। ठीक है। तो इसमें जो है ई-कॉमर्स और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। और पोस्ट ऑफिस जो है अब केवल चिट्ठियाँ नहीं भेजता, वो बैंकिंग है, और जो फॉरेन किसी सामान को भेजना, एक्सपोर्ट करना, तो ऐसी सेवाएं भी यहाँ पर दे रहा है। तो इसकी कुल कमाई जो है वो एक अलग लेवल पर यहाँ पर बढ़ी है। तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है कि इतना तो रेवेन्यू हुआ है, और ग्रोथ 12.4% है अगर हम प्रीवियस फिस्कल ईयर से करें। और अब केवल काम जो है वो चिट्ठी भेजना नहीं, बहुत सारे जो है वो काम जो है इनके कंट्रोल में यहाँ पर होते हैं। तो देखा होगा आपने कि अलग अलग तरीके से जो लॉजिस्टिक है, तो उसमें एक बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ पर निकल रहा है। तो डाकघर, निर्यात केंद्र, डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, तो बहुत सारे अलग अलग जो है वो इनके प्रोडक्ट यहाँ पर चलते हैं। प्लस जो विदेशों में कुरियर जाना, वो मोटा पैसा इनको वहाँ से मिलता है।
एनआईटी राउरकेला के जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने किस उद्योग से निकलने वाले जो अपशिष्ट जल है तो इसके उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल जैविक प्रणाली विकसित की है। तो जो एनआईटी राउरकेला के रिसर्चर्स डेवलप्ड एन इको फ्रेंडली बायोलॉजिकल सिस्टम टू ट्रीट वेस्ट वाटर फ्रॉम विच इंडस्ट्री। तो अभी क्या हुआ है कि जो एनआईटी राउरकेला है तो इनकी जो वुमेन रिसर्चर्स की एक टीम थी तो उन्होंने डेयरी से निकलने वाला जो गंदा पानी वेस्ट वाटर इसको इन्होंने साफ़ करने का एक सस्ता और टिकाऊ तरीका खोजा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि इस सिस्टम में ये जो अर्थवॉर्म्स हैं और जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं और जो हाइड्रोपोनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके जो है ये करेंगे। तो इसमें जो है लगभग 10,000 में एक छोटा सा प्लांट लग सकता है जो रोज़ 30 लीटर पानी जो है वो इसको यहाँ पर साफ़ कर सकता है। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें इस तरीके का जो है किया जा रहा है। और ये जो प्रोफेसर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग एट एनआईटी राउरकेला जिनका नाम है काकोली करार पाउल, तो इनके द्वारा जो है ये बड़ा स्टेप जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो इसमें दो लोग हैं, एक हैं प्रज्ञान दास और एक हैं काकोली कर्ल पॉल। तो इन दोनों का जो नाम है वो आपसे पूछा सकता है और जो डेयरी वेस्ट वाटर होता है उससे ये निकालने वाले हैं। ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इनका ये कहना है कि 10,000 से हम एक प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं और 30 लीटर तक जो वेस्ट वाटर है वो पर डे हम यहाँ पर जो है क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा है। और कहा जाए कि ये जो साफ़ पानी है वो इरिगेशन के काम में आएगा और पौधों के लिए जो आप देख सकते हैं कि स्मॉल किए गए जो पौधों से बायोगैस या फिर जो कैटल फीड है वो भी यहाँ पर बनाया सकता है, मतलब जीरो वेस्ट है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो ये एक बड़ा काम है जो वेस्ट वाटर जो मैनेजमेंट है इसके लिए भारत में हो रहा जो इनोवेटिव और सस्टेनेबल जो बदलाव है वो सही में काबिले तारीफ भी है। Who has recently been appointed as the chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and क्लाइमेट चेंज। तो आपसे अभी कहा गया है कि रिसेंट में जो राज्यसभा की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो इसके जो है अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो राज्यसभा के सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन, तो इन्होंने बीजेपी नेता मेधा विश्राम कुलकर्णी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की जो संसदीय समिति है इसका नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ठीक है, अब इसके साथ में जो फैक्ट है वो आपको ये समझना है कि पहले अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी भुवनेश्वर कलिता। तो भुवनेश्वर कलिता को रिप्लेस किया है, क्या किया है, रिप्लेस किया है। और किसने रिप्लेस किया हुआ है, तो इनका नाम है प्रोफेसर मेधा विश्राम कुलकर्णी। ठीक है, तो अब ये चेयरपर्सन होंगी इस फर्दर डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे बनेगा डिपार्टमेंट का नाम, किसको रिप्लेस किया, किसको बनाया गया, दो चीज़ें, और जो राज्यसभा के चेयरमैन है सीपी राधाकृष्णन इनके द्वारा यहाँ पर। ओके, अब इनकी जो मेजर जिम्मेदारियां हैं वो क्या होंगी, जैसे कि बिलों की जांच करना, बजट का रिव्यू करना और जो सरकारी पॉलिसी जैसे कि क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर मॉनिटर करना, तो ये इनके मेजर जो है वो यहाँ पर काम होंगे। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे बन सकता है कि जो संसदीय प्रणाली होती है वो क्या होती है और ये सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय करने में मदद कैसे करती है। तो इस पर जो है वो आपके अलग अलग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर पूछ सकता है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है इसमें हालिया बदलाव और उनके जो नए अध्यक्षों के नाम पर जो है किसका नाम आया, तो आपको नए अध्यक्ष का नाम पूछा सकता है। ओके, द अग्नि-1 मिसाइल विच हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द इंडिया बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द मिसाइल्स। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत ने अभी एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अग्नि-1 मिसाइल का, वो किस श्रेणी की मिसाइल है यहाँ पर। तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने उड़ीसा के तट पर अपनी कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-1, तो इसका सफलतापूर्वक जो है वो ट्रेनिंग इसका लॉन्च किया है। तो इस मिसाइल की जो स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड है तो उसकी देखरेख में टेस्ट किया गया और इसकी ताकत और सटीकता को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये है वो मिसाइल जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये ऐसी मिसाइल है जो भारत में बनी है, इंडिजीनियस है, भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है और ये जो है एक एटॉमिक वीपन ले जाने में सक्षम है, मतलब कि जो परमाणु हथियार है वो भी ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल का नाम है अग्नि-1। ठीक है, तो ये मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया चांदीपुर उड़ीसा में और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 700 से 900 किलोमीटर तक जो है ये मारक क्षमता है इसकी और 1000 किलो तक का जो है वो पेलोड ये अपने साथ में ले जा सकती है। डीआरडीओ ने इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको जो है बनाया है। ठीक है,
डेवलप्ड उनके द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर रहेगा कि किसने अग्नि-1 को बनाया, तो आप लोग यहाँ पर बना देंगे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा। इसकी रेंज 700 से 900 है और 1000 किलोग्राम तक का पेलोड जो है वो यहाँ पर कैरी कर सकती है। फाइन। According to the Sunday Times Rich List 2026, who has recently become Britain's first billionaire sportsman? तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन एक आ गया है कि अभी हाल ही में संडे टाइम्स की जो रिच लिस्ट 2026 है, इसमें ब्रिटेन के पहले अरबपति खिलाड़ी कौन बने हुए हैं? तो ये हैं डेविड बेकम। आपको बताना चाहूँगा कि फुटबॉल के एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी के तौर पर इनका नाम है और डेविड बेकम ये जो है पहले अरबपति स्पोर्ट्समैन बन गए हैं। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनकी जो संपत्ति है वो लगभग जो है 1.5 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच गई है। मतलब इन्होंने 2013 में ही प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया, जहां उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लबों के लिए जो है ये पहले भी खेल चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये इनका नाम पूछा सकता है। What is the sharp rise in ODI outflows by the Indian companies observed in financial year 2026 compared to financial year 2024? तो जो RBI है तो इन्होंने जो देश से बाहर जा रहा है जो निवेश है, जिसको हम बोलते हैं आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इस पर जो है अपनी नज़रें काफ़ी तेज कर दी हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 2026 में ये बढ़कर 27 बिलियन डॉलर तक जो है ये पहुँच गया, क्योंकि भारत की कंपनियां जो है विदेशों में अपना बिजनेस यहाँ पर बढ़ा रही है। तो पहले ये था 14.5 बिलियन डॉलर, ठीक है, और उससे जो है बढ़कर ये जो राशि है वो यहाँ पर पहुँच गई 27 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो अभी ये हो रहा है कि आप ऐसे समझे कि जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ODI। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो आगे इंक्रीज़ हुआ है। जो आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 27 बिलियन US डॉलर तक जो है पहुंच गया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है RBI जो है वो इस पर अपनी तेज़ नज़र रख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा 2026 में जो अलग अलग भारत की कंपनियां हैं इन्होंने विदेशों में बहुत ज़्यादा निवेश किया और लगभग 27 बिलियन डॉलर के जो ऐतिहासिक स्तर पर जो है ये पहुंच गई हैं। अब इससे जो बहुत ज़्यादा इन निवेश और ये जो अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे RBI जो है अब अधिक सख्ती से ऑडिट कर रहा है। और आप ये समझें कि ODI का मतलब सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है, बल्कि विदेशों में जो कंपनियां हैं उनको इस्टेब्लिश करके लंबे समय तक अपना बिजनेस इंटरेस्ट वहां पर बनाए रखना, जिससे कि अब जो है अब RBI की वहां पर पैनी नज़र रहेगी। तो आने वाले टाइम पर देखते हैं कि क्या होता है, बट राइट नाउ अभी तो ये अमाउंट काफ़ी ऊपर पहुँचा हुआ है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? तो ये हैं आपके लिए 5 क्वेश्चन, इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये थे कल के क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011? तो अरुणाचल प्रदेश। और हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये थे सुकुमार सेन। और अगर पूछा है कि वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है, तो ये है माही रिवर। और फर्स्ट नेशनल पार्क जो भारत में इस्टेब्लिश हुआ था तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल में है, और ये सबसे पहला नेशनल पार्क था जो भारत में बनाया गया था। यहाँ पर टाइगर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ द एरिया? तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसका जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा कि बड़े बड़े नेशनल पार्क जो हैं बहुत ही फेमस जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। पूरी PDF करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिलेगा। तो करंट अफेयर्स का जो ईयरली प्लान है काफ़ी डिस्काउंटेड है, आप इसको ले लें। अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो 8448169188 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन गाइस।